हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रख्यात और मैं एक कैटरैक्ट, कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जरी स्पेशलिस्ट हूं। मैं मेरठ में रूप नेत्रालय पे काम करता हूं और मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूंगा केरेटोकोनस के डिफरेंट ट्रीटमेंट्स के बारे में डिटेल से। अगर आपने मेरी केरेटोकोनस के बेसिक्स और उसकी कॉजेज और बेसिक ट्रीटमेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में वीडियो नहीं देखी है तो कृपया उसको इस लिंक दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें जाके देख लें और उसके बाद इस वीडियो को आप बेहतर समझ पाएंगे। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटैक्स से। इंटैक्स एक इंट्राकॉर्नियल रिंग सेगमेंट्स होते हैं। इंटैक्स कंपनी का ब्रांड नेम है जिसने सबसे पहले इन रिंग सेगमेंट्स को बनाया था और आज की तारीख में भी वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, जो कि एजेएल नाम की कंपनी है स्पेन की। तो इस कंपनी ने जो ये कॉन्सेप्ट लेके आया था वो इसलिए लाए थे क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था, कॉर्निया यानी हमारी पुतली की जब शेप त्रिकोणी या ऊबड़ खाबड़ हो जाती है, चोंचीली हो जाती है, तो उसको केरेटोकोनस कहते हैं। और इस बीमारी में जो कॉर्निया की आकार या शेप में डिस्टॉर्शन, खराबी आती है, उससे जो रोशनी है या जो चीज़ें हैं, लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं, वो फैले हुए दिखाई देते हैं। लाइट इधर उधर फैल जाती है और चीज़ों की शेप बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से इतनी कम नज़र भी हो सकती है कि प्रैक्टिकली इंसान अंधा हो जाए उस आंख से। तो ये इंटैक्स का जो रिंग सेगमेंट है, ये कॉर्निया के अंदर यानी आंख की पुतली के अंदर एक डिसाइडेड डेप्थ पे, माइक्रोन लेवल की फिनेस के साथ, प्रिसीजन के साथ, एक पर्टिकुलर डेप्थ पे जो कि काफ़ी गहराई में होती है, लेज़र द्वारा एक टनल बना के उसके अंदर पिरो दी जाती है। इसको पिरोने से क्या होता है कि जो कॉर्निया की ऊबड़ खाबड़ शेप है उसके ऊपर जब ये रिंग सेगमेंट रखा जाता है तो ये शेप चेंज हो जाती है, यानी कि कॉर्निया का जो चोंचीला भाग है उसको ये फ्लैटन कर देते हैं। तो ये रिंग सेगमेंट्स उस ऊबड़ खाबड़पन को काफी हद तक नॉर्मल की तरफ शिफ्ट करने का काम करते हैं। इसको हम हैमक इफेक्ट या रीडिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो जो कॉर्नियल कर्वेचर है यानी पुतली की जो गोलाई है उसके आकार में एक रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जिससे कि उसकी शेप वापस से डोम हो जाती है, यानी कि गोलाकार हो जाती है चोंचीली से। इसका अच्छा फायदा तब उठाया जा सकता है जब केरेटोकोनस काफी ज्यादा एडवांस या प्रोग्रेस कर जाए और उसमें केरेटोप्लास्टी के अलावा यानी कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के अलावा कोई भी और विकल्प ना बचा हो। उन कुछ चुनिंदा केसेस में इंटैक्स करके हम पेशेंट की विजन को और उसके जो पावर है, उसका जो माइनस का नंबर आया हुआ है और जो सिलेंडर का नंबर आया हुआ है, उनको काफी कम कर सकते हैं। तो एक मैं अपने पेशेंट के बारे में अब आपको दिखाता हूं कि कैसे हमने उसकी आंख में हमारे पेशेंट को इंटैक्स करके केरेटोकोनस वाली आंख में 6/9 विजन तक हम उसको लेके आए। चलिए देखते हैं। और अब मैं आपको रीविज़िट कराता हूँ, दिखाता हूँ मैं अपने क्लिनिकल पिक्चर्स वाले कंप्यूटर में जहाँ मैं बैठता हूँ, जिस पेशेंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इनकी प्री ऑपरेटिव पिक्चर ये है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कॉर्निया फेयरली नॉर्मल दिखाई दे रहा है, जैसे नॉर्मल आँख दिखती है। और ये है पोस्ट केरेटोकोनस, जस्ट केरेटोकोनस का इंटैक्स और C3R प्रोसीजर कंबाइंड एक साथ करने के बाद मैं पेशेंट को बिठा के चेक कर रहा हूँ और पेशेंट को कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा है। पेशेंट बहुत ही आराम से कंफर्टेबली सब कुछ दिखा पाते हैं। तो ये मैंने खोल लिया है हमारे पेशेंट का पेंटाकैम और अब हम देख रहे हैं, हम कंपेयर करेंगे बेसिकली कि राइट आई में इंटैक्स के पहले और इंटैक्स के बाद में कॉर्निया का जो कर्वेचर, जो ऊबड़ खाबड़पन है, उसमें कितना बदलाव आया है, वो कितना करेक्ट हुआ है। तो ये मैं दोनों मैप्स को कंपेयर कर रहा हूँ, बिफोर सर्जरी 9 सितंबर का और आफ्टर सर्जरी 18 अक्टूबर का। और हम देख सकते हैं कि इसमें -7.4 डायोप्टर्स तक यानी 7.5 डायोप्टर का करेक्शन हुआ है। जो चोंचीला भाग था वहाँ पर फ्लैटनिंग हुई है 7.5 डायोप्टर की, जो कि बहुत ही अच्छा है, जिसकी वजह से पेशेंट की विजन क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव हो गई। श्विंड सीरियस पे
जहाँ पर हम अपने कस्टमाइज्ड लेज़र की प्लानिंग करेंगे आफ्टर हैविंग डन द इंटैक्स प्रोसीजर। तो ये श्विंड जो मशीन है ये बहुत ही यूनिक मशीन है। इट इज़ द मोस्ट एडवांस्ड एक्साइमर लेज़र इन द वर्ल्ड। श्विंड का एक्साइमर लेज़र दुनिया का फास्टेस्ट एक्साइमर लेज़र है। और कस्टमाइज्ड लेज़र जो आपने कॉन्ट्यूरा विजन के नाम से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलरली सुना होगा, जो 2017 में आया है, श्विंड ऐसा लेज़र 2006 में ले आया था और हम 2006 से इस लेज़र को परफॉर्म करते आ रहे हैं कस्टमाइज्ड फैशन में। तो ये देखिए आप, यहाँ पर हम प्लान कर रहे हैं इस पेशेंट की सर्जरी को, और अब हमने इसका कॉर्निया डेटा पेशेंट का ऑलरेडी कैप्चर कर रखा है और हम उसको एनालाइज करेंगे और मशीन हमें बताएगी कि बेसिकली उसका पेशेंट का जो अब्लेजन मैप है, यानी कि जहाँ पर लेज़र फायर होने वाला है, वो एरियाज़ मशीन हमें दिखाएगी। तो देखिए, मशीन एपिथेलियम को रिमूव करने के लिए एक ब्लॉक रिमूव करेगी जो टचलेस फैशन में एपिथेलियम का रिमूवल होगा। ये पूरा लेज़र प्रोसीजर कम्प्लीटली टचलेस होगा और ये आप देख सकते हैं 3 डायमेंशंस में एग्जैक्टली कहाँ कहाँ एब्रेजन्स हैं कॉर्निया में। तो इस एब्रेजन मैप के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट स्पॉट बाय स्पॉट कैलकुलेशन होगी कि कितना लेज़र कॉर्निया के किस पॉइंट पे पड़ेगा, और ये सारे जो एब्रेजन्स, जो उबड़ खाबड़ पहाड़ आपको दिख रहे हैं, ये सब फ्लैटन आउट हो जाएंगे। तो इस टोटल कैलकुलेशन से बनता है ये एब्रेजन मैप। और इसमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ कॉर्नर्स पे एब्लेजन मेजरली होने वाला है। सेंटर वाला पोर्शन इतना ज़्यादा अफेक्टेड नहीं है, जो कि केरेटोकोनस में जो कोन है उसके साइड्स में बेसिकली वो कोन होता है, सेंटर में उसका एब्लेजन नहीं होता है, एक्सेंट्रिक कोन होता है हमेशा। अब फ़र्ज़ के तौर पर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ कि इस पेशेंट को ही अगर हम नॉन कॉर्नियल वेवफ्रंट या नॉन टोपो गाइडेड नॉन कस्टमाइज्ड फैशन में करें ट्रीट, तो उस ट्रीटमेंट का कैसा एब्लेजन मैप होगा, और इससे आप समझ पाएंगे इस डिफरेंस को। तो मैंने फिर से पेशेंट के डेटा को इंपोर्ट कर लिया है और अब हम प्लान करते हैं इसको ट्रांस PRK यानी कि टचलेस लेज़र सर्जरी। और इसमें देखिए आप, ये एब्लेजन मैप आपको काफ़ी डिफरेंट दिख रहा होगा एज़ कम्पेयर टू जो एब्लेजन मैप हमने पहले देखा था, जिसमें हर स्पॉट का अलग अलग वेव फ्रंट मैप दिख रहा था हमें, और कस्टमाइज्ड एब्लेजन हो रहा था। थोड़ा सा एक्सेंट्रिक पैरासेंट्रल एरियाज़ में ज़्यादा एब्लेजन था और सेंटर में नहीं था, लेकिन इसमें सेंटर से भी काफ़ी एरिया हट जाएगा, काफ़ी एब्लेजन सेंटर वाले जोन में भी होगा, जो कि रिक्वायर्ड नहीं है। तो दोस्तों, अब मैंने आपको एक ब्रीफ स्नीक पीक तो दे ही दिया है टोपोग्राफी गाइडेड या कस्टमाइज्ड एब्लेजन में। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये टोपो गाइडेड एब्लेजन या कस्टमाइज्ड एब्लेजन होता क्या है। आप में से कुछ लोग जो इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन वीडियोस देखते हैं, उनको ज़रूर पता होगा एक कॉन्ट्यूरा विजन नाम की ब्रांड नेम के बारे में। तो ये एक्चुअली में है क्या चीज़, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हमारी जो कॉर्निया है उसकी शेप के अगर हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एनालाइज करें, उनको तोड़ के अलग अलग तरीके से एनालाइज करें, तो उसको हम जर्नीके एनालिसिस कहते हैं। और ये बेसिकली मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं जिनसे हम कॉर्निया की शेप के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को मैथमेटिकल फॉर्मूले के बेसिस पे हम लिख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को एनालाइज करने से बनते हैं कॉर्नियल एब्रेजन्स। एब्रेजन का हिंदी में मतलब है त्रुटियां, यानी कि कमियां, नॉर्मल से अलग हो जाना, परे हो जाना। तो एब्रेजन्स के बारे में हम आम भाषा में ये समझ सकते हैं कि जब आप रास्ते में जा रहे होते हैं, रात को आप देखें कि आपको स्ट्रीट लाइट्स में लाइट के आसपास कोई एक तरफ लकीर सी खिंचती हुई दिखेगी या एक सितारा सा बनता हुआ दिखेगा लाइट के आसपास। ये कॉर्नियल एब्रेजन्स की वजह से होता है और ये सभी लोगों में बचपन से लेके बुढ़ापे तक हमेशा रहते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि कॉर्नियल एब्रेजन या कोई भी एब्रेजन किसी भी लेंस के इनहेरेंट फीचर होते हैं। इसी तरह से हमारी जो पुतली है उसमें बनाने वाले ने हमारी आंख में कॉर्निया और लेंस दोनों ही जगह पे कुछ एब्रेजन्स दिए हैं। ये एब्रेजन्स नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल विजन की
जो हमारी क्वालिटी है उसमें मददगार होते हैं। अगर हम बहुत इन डेप्थ स्टडी करें तो एक्सपीरियंस सर्जन्स आजकल इस बारे में बात करते हैं कि नॉर्मल कॉर्नियल एब्रेशंस जो कि विद इन नॉर्मल रेंज हैं, उनसे हमें बल्कि अपनी नज़र में मदद मिलती है, क्वालिटी ऑफ विजन में हेल्प मिलती है। उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस नहीं कर सकते यहाँ पर, बट हम ये मान के चलते हैं कि हम सभी की आंख में कुछ कॉर्नियल एब्रेशंस हैं। केरेटोकोनस वाले लोगों की आंख में यही एब्रेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो जैसा मैंने आपको दिखाया, मैं फिर से आपको अपने वीडियो के क्लिप के तरफ ले चलता हूं। तो आप देखिए कि ये कोमा और एस्टिग्मेटिज्म, ये ऐसे एब्रेशंस हैं जो केरेटोकोनस में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ट्रिफॉइल नाम का एक एब्रेशन भी होता है, जिससे कि जो मैंने आपको बताया था लाइटें सितारे की तरह फैली हुई दिखती हैं, वो बनते हैं। तो केरेटोकोनस के मरीजों में ये एब्रेशन इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि जो नॉर्मल इमेज है लाइट की, वो ही उनकी आंख में नहीं बन पाती। तो वो अगर कोई लेटर देख रहे हैं तो वो इतना ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो जाता है कि वो नॉर्मल उस लेटर को पहचान ही नहीं पाते, उसकी जो सेंट्रल इमेज है वो ही खो जाती है। इसको करेक्ट करने के लिए हमें टोपोग्राफी गाइडेड कस्टमाइज्ड एब्लेशन करना पड़ता है। तो टोपोग्राफी गाइडेड कस्टमाइज्ड एब्लेशन का मतलब है कि हम आंख की पुतली के कॉर्निया के यानी का एक मैप मशीन में डालेंगे। मशीन उस मैप को एनालाइज करके कॉर्निया की शेप को हर तरह से समझ लेगी कि इसमें कहाँ पे कौन सी जगह पे कुछ उभार हैं, कौन सी जगह पे गहराई है, कौन सी जगह ये उबड़ खाबड़ है, कौन सी जगह पे हम कितने ज़्यादा एब्रेशंस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसके बेसिस पे मशीन ये एनालाइज करेगी कि इस कॉर्निया को एब्रेशन फ्री बनाने के लिए, यानी कि नॉर्मल लोगों जैसा बनाने के लिए, क्या कुछ जगह पे कस्टमाइज तरीके से जो उभार हैं उनको फ्लैटन करना है, ताकि जो गहराइयां और उभार हैं उनके बीच का फर्क खत्म हो जाए और कॉर्निया समतल या सपाट हो जाए। तो इसको कहते हैं हम कस्टमाइज्ड एब्लेशन। अब इसमें कुछ चैलेंजेस आते हैं, उन चैलेंजेस के बारे में भी हम अभी बात कर लेते हैं। देखिए, कस्टमाइज्ड एब्लेशन को करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बात है वो ये है कि एक अच्छी क्वालिटी की इमेज कैप्चर होनी चाहिए। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि वो इमेज जब मशीन में ट्रांसफ़र करी जाती है या ट्रांसफ़र होती है, ये बेसिकली नेटवर्क से लिंक्ड होती हैं मशीन्स, तो जब कैप्चर करने के बाद हम उस डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो ट्रीटमेंट के दौरान भी ये डेटा के जो मार्कर्स हैं, यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, वो एग्जैक्टली मैच होने चाहिए और ट्रैक होने चाहिए ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट प्रोसेस। और ये इस ट्रीटमेंट की सक्सेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ट्रीटमेंट करने से इंटैक्स के साथ साथ जब हम टोपो गाइडेड कस्टमाइज्ड एब्लेशन करते हैं तो हम काफ़ी अच्छे नतीजे अचीव कर सकते हैं। जैसे हमारे पेशेंट में हमने उन्हें अनएडेड यानी बिना चश्मे के 6/9 विजन तक करेक्ट कर दिया। 6/9 विजन का मतलब ये है कि नॉर्मल लोगों से जस्ट एक लाइन कम और नज़र की क्वालिटी में बिल्कुल ही बढ़िया, नॉर्मल लोगों जैसे। ऐसा हम इसलिए कर पाए क्योंकि जो हमारे पास मशीन है उसमें कस्टमाइज्ड एब्लेशन डायनेमिक 7D ट्रैकिंग के साथ, यानी हर डायमेंशन, सर की हर मूवमेंट, राइट लेफ्ट, ऊपर नीचे, आगे पीछे, हर तरह की, ये टेढ़ी गर्दन टेढ़ी होने की मूवमेंट भी ट्रैक होती है। और हर वक्त हर माइक्रो सेकेंड की मूवमेंट को कॉम्पनसेट करा जाता है मशीन द्वारा। इससे एग्जैक्ट ट्रीटमेंट होता है जिससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ये तो बात हो गई कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट की। देखिए, इंटैक्स और कस्टमाइज्ड एब्लेशन तक तो मरीज की आंख में जो रिकवरी हो जाती है वो काफ़ी जल्दी और प्रिडिक्टेबल होती है, क्योंकि उसमें हमें कोई मेजर प्रोसीजर नहीं करना पड़ा। हम कह सकते हैं कि हमने आंख की सिर्फ सतह के ऊपर काम किया है। अब हम आते हैं उन केसेस की तरफ जिनका कॉर्निया इतना ज़्यादा बल्जिंग
या चोंचीला हो जाता है और पतला हो जाता है कि हम कस्टमाइज्ड एब्लेशन से उनके एब्रेजन्स को नहीं हटा सकते। तो इन केसेस में काम आता है कॉर्नियल ट्रांसप्लांट। डीप एंटीरियर लेमुलर केरेटोप्लास्टी यानी कि डैल्क एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम केरेटोकोनस से प्रभावित होने वाली पुतली की आगे की परतों को ही ट्रांसप्लांट करते हैं, और जो पिछली परत है, जो पेशेंट की केरेटोकोनस के मरीज की नॉर्मल परत है, पिछली परत जो उनकी नॉर्मली फंक्शन करती है, ठीक है, अच्छी है, हेल्दी है, उसको हम प्रिजर्व कर लेते हैं। इससे क्या फायदा होता है? इससे इस ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 95-96% तक हो जाता है। यानी कि कन्वेंशनल तरीके से, यानी कि ट्रेडिशनल मेथड से अगर हम कॉर्निया ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें हम सारी लेयर्स को एक साथ ट्रांसप्लांट कर देते हैं, भले उनमें कोई कमी थी या नहीं थी। हम सारे ही कॉर्निया की सारी लेयर्स को दूसरे इंसान की दान करी हुई पुतली से रिप्लेस कर देते हैं। इन केसेस में रिजेक्शन यानी कि हमारी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स का उस फॉरेन एंटीजन यानी कि किसी और के दान करे हुए टिश्यू का, किसी और के शरीर के हिस्से के अगेंस्ट हमारा शरीर एक्ट करता है, और इससे वो कई बार उस दूसरी दान करी हुई पुतली को एक्सेप्ट नहीं करता और वो पुतली फेल हो जाती है। इसके चांसेस नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड्स में करीब 30 से 40% होते हैं, और इसलिए ट्रेडिशनली कॉर्निया ट्रांसप्लांट एक तरह से एक आखिरी विकल्प ही हुआ करता था। पर अगर हम डैल्क वाली टेक्निक से काम करें तो जो हम पिछली पुतली को बचा पाते हैं, पुतली की पिछली परत को प्रिजर्व कर पाते हैं, उससे इस ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट 95% से भी ज़्यादा हो जाता है, जो कि प्रैक्टिकली एक सी चेंज है, यानी कि एक बहुत बड़ा लीप है। इसलिए जो डैल्क सर्जन्स अच्छी सर्जरी कर पाते हैं वो अपने पेशेंट्स को, केरेटोकोनस के पेशेंट्स को एक कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर पाते हैं। तो देखिए, ये होता है टोटल स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ केरेटोकोनस। उम्मीद हमेशा है हर तरह के केरेटोकोनस को अनएडेड 6x6 तक लाया जा सकता है।